नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। कोरिया में नए पर्यटन क्षेत्रों का होगा विस्तार। मुख्यमंत्री ने झुमका जल महोत्सव के दौरान की घोषणा। जिले को 74 करोड़ से ज्यादा के कार्यों की दी सौगात। 500 एकड़ में फैले मानव निर्मित जलाशय में हर साल होता है जल महोत्सव का आयोजन। मोदी सरकार ने दी प्रदेश को बड़ी सौगात। 3 रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप करने की मंजूरी। यात्री सुविधाओं के लिए 6,896 करोड़ रुपए का बजट। लाइनों के विस्तार और परियोजना को मिलेगी गति। दुर्ग के जिला अस्पताल ने रच डाला नया कीर्तिमान। एक दिन में 38 डिलीवरी कराने वाला बना पहला अस्पताल। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बढ़ रहा सरकारी अस्पतालों पर जनता का भरोसा। गोल्डी छाबड़ा के परिजनों ने लिखी पीएमओ, सीएमओ और मेडिकल काउंसलिंग को चिट्ठी। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल और दोषी डॉक्टरों का लाइसेंस हो निरस्त। 2016 में चिकित्सकों की लापरवाही से गई थी जान। 2023 में कोर्ट ने पाया दोषी। और अब खबरें विस्तार से। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में झुमका जलाशय में झुमका जल महोत्सव का कार्यक्रम प्रशासन द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और विष्णुदेव साय के द्वारा झुमका जल महोत्सव 2024 में बैकुंठपुर और घुनघुट्टा जलाशय सोनहत को पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई। हर साल की भांति इस साल भी कोरिया जिले के बैकुंठपुर झुमका जलाशय में प्रशासन के द्वारा झुमका महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रशासन ने इस बार भी बड़े धूमधाम से झुमका महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की और छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा छात्र छात्राओं के हित में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोरिया और आलंदा परिसर की घोषणा की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि आपका झुमका जलाशय इस जिले की शान है। मुझे बताया गया है कि यहाँ लगभग 500 एकड़ का तालाब है। मैंने पूछा कि ये प्राकृतिक है या मानव निर्मित, तो पता चला कि ये तालाब मानव निर्मित है। ये ऐतिहासिक है। हमारे छत्तीसगढ़ में तालाब खुदाई की एक पुरानी परंपरा रही है और हमारे पुराणों में भी तालाब का निर्माण को पुण्य कार्य माना गया है। झुमका जलाशय से किसानों के हजारों एकड़ खेतों में सिंचाई होती है और इससे हजारों लोगों के जीवन का आधार भी जुड़ा हुआ है। मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले को 74 करोड़ से भी अधिक कार्यों और लोकार्पण के अलावा स्थानीय विधायक भैयालाल राजवाड़े की मांग पर बड़ी सौगात दी। पर्यटन क्षेत्र घोषित किए हैं जी, और यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही कहा कि अपार संभावना है पर्यटन के क्षेत्र में, और पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के पश्चात यहाँ पर और भी यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। और नालंदा परिसर की घोषणा हुई। जिस तरह से रायपुर में नालंदा परिसर है, वहाँ पर हजारों बच्चों को जो मतलब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनको हर तरह की सुविधा मिलती है। तो निश्चित रूप से यहाँ भी नालंदा परिसर बनने से इस क्षेत्र के हमारे बच्चों को लाभ होगा। 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। स्थानीय विधायक की मांग पर कोरिया जिले को कई बड़ी सौगात देने की घोषणा की। पीएससी घोटाले की जांच, धान खरीदी की 4 दिन की तिथि बढ़ाने, चुनाव में घोषणा की पूर्ति, महतारी बंधन योजना की मोदी की गारंटी पूरा करने की बात भी कही। कोरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले में लगातार नकली शराब तस्करी और खपाए जाने का मामला सामने आ रहा है। यहां एक बार फिर पलारी पुलिस ने ग्राम संडी में बड़ी कार्यवाही करते हुए 225 लीटर नकली शराब जब्त करने में सफलता प्राप्त की। साथ ही शराब तस्करी के लिए उपयोग की जा रही एक कार और 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। जब्त की गई शराब की कीमत 1,37,550 रुपए बताई जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लगातार नकली शराब क्षेत्र में खपाए जाने की सूचना मिल रही थी। सूचना पर पुलिस की अलग अलग टीमों ने काम किया और अब बड़ी मात्रा में नकली शराब जब्त करने में सफलता मिली है। आगे आने वाले समय में इसी तरह की और कार्यवाही हो सकती है। इस कार्यवाही में पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम ससहा के रहने वाले हुरीलाल यादव, गोपेंद्र यादव, जगदीश यादव, चूड़ामणि साहू और टेरा निवासी नारायण साहू को गिरफ्तार किया गया है। पलारी थाना क्षेत्र में
अवैध शराब की एक बड़ी खेप पकड़ाई है, जिसमें 2 बाइक और एक कार में शराब परिवहन करते हुए 5 लोग पकड़े गए हैं। उनके पास से कुल 1250 पाव, जो लीटर में कन्वर्ट करें तो 225 लीटर के लगभग होता है। इसकी अनुमानित कीमत 1,37,550 रुपये है। ये पकड़ में आई है और ये शराब कहाँ से आई थी और कहाँ जा रही है, इस संबंध में भी जांच की जा रही है। टीम उसमें लगी हुई है और जानकारियां मिलने पर हो सकता है कि कुछ और आरोपी और मात्रा शराब की पकड़ में आए। एसएसपी साहब के निरंतर मार्गदर्शन में ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। इससे पहले भी पलारी थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नकली शराब जब्त की जा चुकी है। बलौदा बाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग का सरकारी जिला अस्पताल फिर एक बार सुर्खियों में है, क्योंकि ये प्रदेश का पहला ऐसा अस्पताल बन गया है जिसने एक दिन में 38 डिलीवरी करने का नया कीर्तिमान रचा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला अस्पताल के डॉक्टर को बधाई दी। दुर्ग जिला चिकित्सालय के स्त्री रोग विभाग में कुल 15 सिजेरियन प्रसव, सीजर डिलीवरी एवं 23 नॉर्मल डिलीवरी संपादित की गई है। इस प्रकार एक दिवस 24 घंटे में कुल 38 डिलीवरी कराई गई है। जिला चिकित्सालय दुर्ग में डिलीवरी की संख्या मेडिकल कॉलेज स्तर की डिलीवरी की संख्या के समकक्ष है तथा अत्यधिक डिलीवरी से ये प्रदर्शित होता है कि लोग जिला चिकित्सालय दुर्ग के स्त्री रोग विभाग की सेवाओं से संतुष्ट है। ये प्रदेश का पहला अस्पताल है जिसने एक दिन में 38 डिलीवरी का नया कीर्तिमान रचा है। वहीं सीएमएचओ जेपी मिश्राम ने बताया कि जिला अस्पताल में पहले से ज्यादा अपडेट अस्पताल को किया जा चुका है। हमेशा यहाँ पे कार्य बहुत होता रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ का रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे अभी वर्तमान में 15 सिजेरियन सेक्शन हुआ है, मतलब ऑपरेशन के द्वारा बच्चे पैदा किए गए हैं, और 23 जो है वो नॉर्मल डिलीवरी, कुल 38 डिलीवरी हुई है। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। जिला चिकित्सालय में हमेशा इस तरीके से अच्छे अच्छे काम होते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक न्यूरो सर्जन भी है जो यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे एक्सीडेंट के जो केसेस आते हैं या कभी भी कोई मेजर आते हैं यहीं पे उनका काम हो जाता है। बहुत ज़्यादा सीरियस रहने से ही उनको रिफ़र किया जाता है। पहले यहाँ मदर एंड चाइल्ड यूनिट नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ नई मदर एंड चाइल्ड यूनिट खुल चुकी है। इसमें काफी अनुभवी डॉक्टर मौजूद है। दुर्ग मदर एंड चाइल्ड यूनिट में दुर्ग के अलावा बेमेतरा, बालोद सहित अन्य जिले से भी मरीज डिलीवरी करने जिला अस्पताल पहुंचते हैं। वहीं वर्तमान में 15 सिजेरियन डिलीवरी एवं 23 नॉर्मल डिलीवरी करने का रिकॉर्ड जिला अस्पताल ने दर्ज किया है। ऐसा करने वाला प्रदेश का पहला जिला अस्पताल बन गया है। जिला चिकित्सालय दुर्ग जो है पहले से ही पुराना जिला चिकित्सालय है और इसमें काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। और आप इसमें देख रहे होंगे कि पहले तो यहाँ पे एमसीएच विंग नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान में एक एमसीएच विंग भी है, मदर एंड चाइल्ड यूनिट। इस यूनिट में गायनेकोलॉजिस्ट लोग जो हैं वो पदस्थ हैं। उसके अलावा मेडिकल ऑफिसर पदस्थ हैं, स्टाफ नर्स हैं। तो एक हमारा बहुत बड़ा अमला जो है इस पर रात दिन काम करता है पूरे दुर्ग जिले में। और इसके अलावा साथ के पास के जो ज़िले रहते हैं, जैसे बेमेतरा ज़िला है, उसके बाद बालोद ज़िला है, यहाँ से भी काफ़ी सारे लोग जो हैं इस दुर्ग जिले के जिला चिकित्सालय में आके डिलीवरी भी करवाते हैं, सीजेरियन सेक्शन भी करवाते हैं। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। मोदी सरकार ने रेलवे के क्षेत्र में प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। जहां रेलवे का बजट भी बढ़ाया गया है, वहीं नई घोषणाओं के साथ ही नई रेलवे लाइन निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। आइए देखते हैं इस बजट में क्या कुछ मिला है छत्तीसगढ़ को। मोदी सरकार ने वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इसमें SECR यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे को रेल विकास और यात्री सुविधाओं के लिए 6,896 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें SECR में स्टेशनों के रीडेवलपमेंट के साथ लाइन विस्तार और अन्य परियोजनाओं को गति मिलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टेट व जोनवार इसकी जानकारी साझा की है। केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2009 से 2014 तक का बजट मात्र 311 करोड़ था। तब साल में 6 किलोमीटर का ही लाइन विस्तार का केवल कार्य होता था, लेकिन आज 162 किलोमीटर नई रेल लाइन का कार्य हो रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ में 36,968 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है, जिसमें 129 फ्लाईओवर, अंडरब्रिज पास सहित स्टेशन डेवलपमेंट, लाइन विस्तार व यात्री सुविधा के कार्य किए गए हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में रेल विकास की ओर गति देने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 6,896 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें SECR व छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण झारसुगुड़ा से बिलासपुर चौथी लाइन, राजनांदगांव से नागपुर तीसरी लाइन,
बोरीडांड से सूरजपुर तक दोहरी लाइन व रावघाट तक रेल लाइन कनेक्टिविटी की परियोजना को गति मिलेगी। यही नहीं, प्रदेश के 32 स्टेशनों को भी इसमें रीडेवलप किया जाएगा। अमृत स्टेशन के तहत इसके कार्य भी प्रगतिरत है। इसमें 1665 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्वीकृत है। छत्तीसगढ़ को 2009 से 2014 तक मिलते थे मात्र 311 काम होता था 6 किलोमीटर सामने 6 छत्तीसगढ़ जितने बड़े प्रदेश आज काम हो रहा है 365 कहाँ 6 था 165 किलोमीटर छत्तीसगढ़ का काम हो रहा है और फंडिंग दी है मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को 6,896 करोड़ के कार्य रेलवे की तरफ से छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रगति पर हैं। प्रतिवर्ष 162 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। 32 स्टेशन अमृत स्टेशन स्कीम के अंदर यहाँ पर प्रगति पर हैं, जिसके लिए कुल 1,665 करोड़ का इन्वेस्टमेंट स्वीकृत है, जिनमें से 29 स्टेशन पर ऑलरेडी कार्य प्रगति पर है। इनमें इसके अतिरिक्त 3 और स्टेशन हैं जिन पे बहुत बड़े पैमाने पर स्टेशन में रीडेवलपमेंट होना है। वो हैं रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। इन तीनों स्टेशन पर करीब करीब 450 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट होना है। करीब करीब इनमें सभी तकनीकी प्लानिंग कर ली गई हैं। रायपुर स्टेशन के कार्य के लिए टेंडर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और दुर्ग और बिलासपुर का भी शीघ्र अगले हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा। इससे बहुत अच्छी सुविधा यहाँ के यात्रियों को स्टेशंस पर मिलेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में 129 रेल ओवर ब्रिज और अंडरपास बने हैं। इसके अलावा रेलवे के 3 मेजर प्रोजेक्ट जो छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, जो चौथी लाइन झारसुगुड़ा से बिलासपुर, तीसरी लाइन राजनांदगांव से नागपुर और डबलिंग जो बोरीडांड से सूरजपुर का है, उनके कार्य तेजी से प्रगति पर हैं। इसके अलावा एक सुदूर बिल्कुल छत्तीसगढ़ के साउथ में तारोकी तक लाइन बन चुकी है, जहां से ऑलरेडी प्रदेश की राजधानी रायपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन चल चुकी है। उसके बाद रावघाट तक का ये प्रोजेक्ट है। शीघ्र 4-5 महीनों में हम आशा करते हैं कि रावघाट तक भी नई लाइन को बना लेंगे, ताकि ऐसे क्षेत्र में जहां रेलवे से अछूते थे वहां भी रेलवे लाइन पहुंच जाएगी। तो हर तरफ से हर दिशा में रेलवे का पूरा प्रयास है, अधिक से अधिक क्षेत्रों में सुविधाएं दी जाए, अधिक से अधिक सुविधाओं का विस्तार करके लोगों को, सबको, यहाँ के नागरिकों को सुखद और अच्छा अनुभव के साथ यात्रा कराई जाए। धन्यवाद। योजना के तहत प्रदेश के 3 प्रमुख बड़े स्टेशन रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर एयरपोर्ट के तर्ज पर रीडेवलप होंगे, जिसके लिए 450 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। इसकी तकनीकी प्लानिंग कर ली गई है। रायपुर स्टेशन का टेंडर पब्लिश कर दिया गया है। बिलासपुर और दुर्ग का भी टेंडर जल्द किया जाना है। SCCR के GM ने बताया कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में तेजी से रेल व यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा, जिसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री व भटगांव विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री स्मृति ईरानी से दिल्ली जाकर सौजन्य मुलाकात की और मिलकर छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास विभाग की विभिन्न जानकारी साझा की, साथ ही मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया कि छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया।
टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल अपोलो और उसके डॉक्टरों के लाइसेंस को निलंबित करने की मांग को लेकर मृतक गोल्डी छाबड़ा के परिवार ने प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मेडिकल काउंसिल समेत दर्जन भर जगहों पर शिकायत की है। देखिए ये रिपोर्ट। बीते 7 सालों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे मृतक गोल्डी छाबड़ा के परिजनों ने अपोलो प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग करते हुए अपोलो हॉस्पिटल और उसके 4 डॉक्टरों, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनील कोडिया, डॉक्टर राजीव लोचन भांजा और डॉक्टर मनोज राय के मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस निलंबित करने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़ समेत दर्जन भर जगहों पर शिकायत की है। मृतक गोल्डी छाबड़ा के परिजनों ने अलग अलग जिम्मेदारों को 14 पन्नों के आवेदन के साथ 211 पन्नों का शिकायत पत्र सौंपा है और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 25 दिसंबर 2016 को हमने अपने भाई को मामूली पेट दर्द के लिए अपोलो लेके गए थे। अपोलो की इलाज में गंभीर लापरवाही, घोर लापरवाही उनकी तरफ से बरती गई थी, जिसके कारण मेरे भाई की मृत्यु हो गई थी 26 दिसंबर 2016 को। और उसके बाद से हमने पुलिस में शिकायत की कि इनकी लापरवाही के कारण हमारे भाई की मृत्यु हुई है। पुलिस उस समय संज्ञान नहीं ले रही थी अच्छे से। फिर हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट की याचिका दायर करने के बाद फिर कुछ रिपोर्ट्स आई, मेडिकल रिपोर्ट्स आई। फिर हाई कोर्ट के आदेश और परिपालन से 7 अक्टूबर 2023 को पुलिस ने ले देकर अपोलो प्रबंधन बिलासपुर और उसके संबंधित डॉक्टर, 4 डॉक्टर थे, डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार केडिया, डॉक्टर राजीव लोचन भांजा और डॉक्टर मनोज राय, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी 7 अक्टूबर 2023 को। फिर 2 महीने के बाद 29 दिसंबर 2023 को इन चारों डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। फिर उनको जमानत मुचलके पर छोड़ दिया गया था। उसके बाद से पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्यवाही अपोलो प्रबंधन के खिलाफ नहीं की। अपोलो प्रबंधन भी उतना ही दोषी है मेरे भाई की मृत्यु में जितना वो डॉक्टर दोषी हैं। गोल्डी छाबड़ा को सामान्य पेट दर्द की शिकायत पर 2016 में अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान गोल्डी छाबड़ा की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही से हुई गोल्डी की मौत की शिकायत को लेकर उसका परिवार न्याय के लिए भटक रहा था। इस दौरान परिजनों ने सरकंडा थाना, सीएमएचओ कार्यालय समेत कई जगह न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं होने के बाद गोल्डी के परिजनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले में हाईकोर्ट ने 2023 में सुनवाई के बाद अपोलो हॉस्पिटल पर कार्रवाई के निर्देश मिलने पर सरकंडा पुलिस ने अपोलो प्रबंधन और डॉक्टर देवेंद्र सिंह, डॉक्टर राजीव लोचन भांजा, डॉक्टर सुनील कोडिया और मनोज राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। जमानतीय धाराओं में डॉक्टरों पर कार्रवाई कर उन्हें जमानत दे दी गई, लेकिन गोल्डी के परिजनों का कहना है कि एफआईआर प्रबंधन पर भी की गई है, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों पर अपोलो हॉस्पिटल ने कोई कार्रवाई नहीं की है और उन्हें संरक्षण देने का काम कर रहा है। इससे रिलेटेड हमने शिकायत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस न्यू दिल्ली, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली, नेशनल मेडिकल कमीशन न्यू दिल्ली, सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, डिप्टी चीफ मिनिस्टर लॉ एंड लेजिस्लेटिव मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल काउंसिल और सेक्रेटरी और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और कलेक्टर साहब जो कि पर्यवेक्षी प्राधिकारी हैं, सुपरवाइजरी अथॉरिटी हैं नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत, जो अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर सीएमएचओ सरकंडा को हमने पत्र प्रेषित किया है। पूरी 211 पन्ने की ये फाइल गई है। अब 14 पन्ने का एप्लीकेशन है और सारी रिपोर्ट संलग्न करके हमने 211 पन्नों की रिपोर्ट फाइल करके सबको दी है। तो हम चाहते हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो ताकि और किसी के साथ आगे ऐसा ना हो। इस पूरे मामले में मृतक गोल्डी छाबड़ा के भाई प्रिंस छाबड़ा ने कहा है कि डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई के लिए उनके द्वारा पीएमओ, सीएमओ, मेडिकल काउंसिल समेत दर्जन भर जगहों पर शिकायत की गई है। उन्हें भरोसा है शासन और प्रशासन की ओर से उन्हें सहयोग मिलेगा और अपोलो हॉस्पिटल प्रबंधन पर कार्रवाई होगी।
ताकि ऐसा जान से खिलवाड़ का वाकया दूसरे मरीजों के साथ न हो सके। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। बालोद जिले के अर्जुंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चीचा में हुए 10 वर्षीय बालक तोरण साहू की हत्या मामले में पुलिस ने 12 घंटे के भीतर मामला सुलझा लिया है। 10 साल की तोरण साहू की हत्या हुई थी। मृतक का चचेरा भाई जो कि नाबालिग है और वही हत्यारा निकला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक ने बताया कि मामले में आरोपी अपचारी बालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 घंटे के भीतर ही मामले को सुलझा लिया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों बालकों में आपसी रंजिश थी, जिस कारण घटना को अंजाम दिया गया और पहले चेहरे पर वार किया गया, जिसके बाद उसके गले में रॉड डाल दी गई, जिससे मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद किसी को पता ना चले, इसके लिए गांव के गौठान में मृतक बालक के शव को बोरी से ढककर छुपा दिया गया। पता चला कि जो बालक है और अपचारी बालक है, उसके द्वारा आपसी विवाद होने पर, गाली गलौच दोनों के बीच में होने पर ईंटे से शुरू में उसके चेहरे पे वार किया गया था और उसके बाद जो है रॉड से उसकी हत्या कर दी गई और किसी को पता न चले, इसलिए गांव के निर्माणाधीन जो गोठान है चीचा में, उसके बॉडी को अंदर रख के उसको बोरी से ढक दिया गया था। इस पर टीम जो है त्वरित रूप से कार्रवाई की और 12 घंटे के अंदर में अपचारी बालक को पकड़ लिया गया है। उसने अपराध करना कबूल किया है। अब विधिवत उसको जो है किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया जाएगा। बालोद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दानवीर साहू की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला पुलिस ने उड़ान का शुभारंभ किया, जिसके तहत जिले में 200 से अधिक युवाओं को पुलिस में भर्ती की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। पुलिस के इस पहल का अभ्यर्थियों ने स्वागत करते हुए विभाग को धन्यवाद दिया। बेमेतरा जिला पुलिस ने जिले के युवाओं को पुलिस भर्ती के लिए उनकी शारीरिक और बौद्धिक दक्षता को मजबूत बनाने का बीड़ा उठाया है, जिसके तहत जिले के कवर्धा रोड स्थित रक्षित केंद्र में पहल उड़ान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिले के कलेक्टर रणबीर शर्मा रहे। अध्यक्षता एसपी भावना गुप्ता ने की। इस अवसर पर युवाओं को बेहतर तैयारी के लिए टिप्स भी दिए गए। उड़ान निःशुल्क प्रशिक्षण आरक्षक भर्ती के लिए जिला पुलिस द्वारा आयोजित किया गया है। आज इसकी शुरुआत है और काफ़ी संख्या में बच्चे उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम में और आगे भी सभी बच्चे इस कार्यक्रम में जो है भाग लेंगे और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम से बच्चों को मदद मिलेगी और वो तैयारी करेंगे और जरूर इस कार्यक्रम से आरक्षक भर्ती में सफल होंगे। वहीं जिला पुलिस ने इस निःशुल्क ट्रेनिंग की बधाई देते हुए युवाओं को बताया कि जिला पुलिस बल एवं भारतीय सैन्य बल अग्निवीर में भर्ती होने के लिए शारीरिक और लिखित परीक्षा के लिए प्रशिक्षण की शुरुआत की है, जहां युवा रोज सुबह से ही पसीने बहाएंगे ताकि क्षेत्र के युवा पुलिस एवं अग्निवीर सेना में भर्ती होकर अपने माता पिता और जिले का नाम रोशन कर सके। रक्षित केंद्र के बेमेतरा प्रांगण में उपस्थित है और यहाँ पे उड़ान कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। ये कार्यक्रम के तहत हमारे जिला बेमेतरा के जितने अभ्यर्थी हैं जो पुलिस भर्ती, अग्निवीर भर्ती या विभिन्न शासकीय जो परीक्षाएं हैं उसमें तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको पुलिस विभाग के द्वारा उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है और निश्चित रूप से एक कॉन्सेंट्रेटेड प्रोग्राम में वो आ जाएंगे और लगातार उनको उनकी जो प्रेपरेशन है उसमें उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा और ऐसी आशा है कि इस कार्यक्रम के तहत हमारे बेमेतरा जिले के अधिक से अधिक बच्चे जितनी भी परीक्षाएं हैं, जो भी उनके लक्ष्य हैं, उनको साधेंगे। और इस कार्यक्रम का नाम उड़ान इसीलिए रखा गया है कि उनकी उड़ानों के लिए आसमान कम हो और जो भी उन्होंने लक्ष्य साधा है उसकी वो प्राप्ति करें। वहीं इस पहल के लिए अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन व पुलिस विभाग का धन्यवाद किया है। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सर। मैं मैम से बहुत जाके रिक्वेस्ट की थी कि मैम प्लीज़, खास करके बेटियों के लिए मुझे बहुत खुशी हुई। मैम हम लोग का सुनी और मैं अकेले गई थी, उन 10 लड़कों के साथ मैं अकेले एक लड़की गई थी। मैम मेरा तारीफ भी की, मुझे बहुत खुशी है कि आप, मैं बोली मैम बोलते हैं कि एक अंगूठा भी मिलके कर सकते, लेकिन वो मुट्ठी बन जाए ना तो बहुत अच्छा। मैम ने मुझे विश्वास दिया था कि हाँ मैं बहुत अच्छा आप लोग। उसी दिन मैम बोल दी थी एक उड़ान अकेडमी खोलूंगी और मैं अकेले आती थी सर इस ग्राउंड में। अकेले सर भी बोलते थे मानना पड़ेगा तेरे जज्बे को कि तू पूरे लड़कों के बीच में। मैं कभी नहीं घबराई। मेरे पापा हमेशा इसको बोलते थे कि इस चीज़ से कभी मत डरो कि सामने कौन खड़ा है, बस अपने अंदर विश्वास रहो कि तुम उस चीज़ को कर लोगी। प्रशिक्षण प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक का होगा, जहां प्रातः 6 बजे से शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण, दौड़, लंबी कूद, शॉटपुट की सही तकनीक की जानकारी तथा तकनीकी अभ्यास और उसके बाद लिखित परीक्षा में आने वाले सवालों के बारे में विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयारी कराई जाएगी।
साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय समय पर मोटिवेशन क्लास भी ली जाएगी। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट। बलौदा बाजार में जिला खनिज न्याय संस्थान परिषद की बैठक हुई, जहां कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि डीएमएफ का ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सरकार एक नई सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए डीएमएफ की राशि का उचित उपयोग करेगी, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण एजेंसियां समय सीमा भीतर गुणवत्ता युक्त कार्य करें। बलौदा बाजार कलेक्टर चंदन कुमार की अध्यक्षता एवं कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा की उपस्थिति में नई सरकार गठन के पश्चात गुरुवार रात जिला खनिज न्याय संस्थान के शासी परिषद की बैठक संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें लंबे विचार विमर्श के बाद पूर्व के लंबित कार्यों को निरस्त करते हुए वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए लगभग 58 करोड़ की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया, जिसमें 2023-24 की कार्य योजना के अंतर्गत प्राथमिक सेक्टर में 34 करोड़ 80 लाख रुपए एवं अन्य सेक्टर के लिए 23 करोड़ 20 लाख रुपए के कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही जिले में तेज गति से विकास हो, इसके सभी सदस्यों ने बड़ी सकारात्मक पहल करते हुए खनन प्रभावित गांवों की संख्या 76 से बढ़ाकर 197 कर दी गई है। आज की बैठक जो है सरकार बदलने के बाद पहली बैठक थी डीएमएफ की। आज डीएमएफ के जितने सदस्य हैं और विभागीय कर्मचारी हैं सबकी उपस्थिति में आज संपन्न हुई और जो नए प्रस्तावित काम हैं, जो रेशियो है 60-40 का, उसके अंतर्गत कौन कौन से काम लिए जा सकते हैं उन पर चर्चा हुई और जो पुराने सरकार के समय जो प्रस्तावित कार्य थे उसको रद्द किए हैं। उनकी जगह में नए काम को लेंगे जिससे गांव का समुचित विकास हो और जो खनन प्रभावित क्षेत्र है उस एरिया को भी लिए, क्योंकि खनन प्रभावित क्षेत्र में केवल गांव एक गांव नहीं आता है, उसके आसपास के गांव भी प्रभावित हुए हैं। तो हमने इस बैठक में निर्णय लिए हैं कि जो 7 किलोमीटर के रेंज में है या जो प्रभावित है उन सब गाँव को शामिल करेंगे। मंत्री टंकराम वर्मा ने दो टूक कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार की समझौता नहीं स्वीकार होगा। बलौदा बाजार से इंडिया टाउन न्यूज के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।